अर्चना जी को अपनी पोती की याद आती थी क्योंकि उनकी पोती बाहर पढ़ती थी। बहू उसे अपनी सास से दूर रखने के लिए बाहर बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया था। यह बात अर्चना जी को अच्छी नहीं लगी क्योंकि वह अपनी पोती से दूर नहीं रहना चाहती थी, लेकिन बहू के आगे उनकी एक न चली। वह मजबूर होकर अपनी पोती को अपने से दूर जाते हुए देखती रही। उसके जाने के कुछ दिन बाद ही उनकी बहू ने उन्हें घर से निकालकर वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया। तब से ही उनकी जिंदगी वहीं कट रही थी। अर्चना जी अपने कमरे में लेटे लेटे कराह रही थी। उनकी तबीयत कुछ दिनों से बहुत खराब है। सर्दी का मौसम था। कड़ाके की सर्दी की वजह से उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई। बुढ़ापे की हड्डियां कड़ाके की सर्दी से कांप रही थी। सर्दी भी इतनी कड़ाके की पड़ रही थी कि बूढ़ी हड्डियां क्या, जवान हड्डियां भी सह नहीं पा रही थी। तो फिर बेचारी अर्चना जी की उम्र तो 70 साल थी। वह इस सर्दी को कैसे सहन कर पाती। उनके कमरे में उनकी सहेली मालती जी भी साथ में रहती थी। मालती जी की उम्र अर्चना जी से कम थी। वह मात्र 65 साल की थी। दोनों उस कमरे में बहनों की तरह रहती थी और अपने बुढ़ापे के एक एक दिन को उस वृद्धाश्रम के कमरे में काट रही थी। दोनों ही अपने बेटे और बहू से सताई हुई थी। दोनों का दर्द एक था, इसलिए दोनों एक दूसरे से पूरी हमदर्दी रखती थी। आज अर्चना जी की इतनी तबीयत खराब हो गई तो मालती जी को चिंता हो रही थी। मालती जी अर्चना जी का पूरा ख्याल रख रही थी। उनको समय समय पर दवाइयाँ देती। उन्होंने वृद्धाश्रम के मैनेजर को भी कह दिया था कि अर्चना दीदी को कहीं पर अच्छे हॉस्पिटल में दिखा दो। बहुत दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं। तभी वृद्धाश्रम के मैनेजर साहब मालती जी को बताते हैं, स्कूल के बच्चों की बस आ रही है और आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। बच्चों के साथ साथ उनकी टीचर भी रहेगी। मालती जी अर्चना जी को यह बात बताती हैं कि कल स्कूल के बच्चों की बस आ रही है, वह हम सबसे मिलने आ रहे हैं। तो अर्चना जी खुश हो जाती हैं और सोचने लगती हैं, कितने दिन हो गए हम अपनी पोती से नहीं मिले। चलो कम से कम स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, हम बच्चों से मिल लेंगे। कितने सालों से छोटे छोटे बच्चों से नहीं मिले हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह ही उठकर अर्चना जी नहा करके तैयार हो जाती हैं और कहाँ, आज स्कूल के बच्चे मिलने आ रहे हैं, हम बच्चों से मिलेंगे। हालांकि उनकी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वह सुबह सुबह तैयार होकर बैठ जाती हैं। सुबह के 10 बज जाते हैं, तभी बाहर पीले कलर की बस दिखाई देती है। टीचर बच्चों को लेकर के वृद्ध आश्रम के अंदर ले आई हैं। सारे बच्चों को लाइन बना करके अंदर ले जाती हैं और खुद भी अंदर आ जाती हैं। और जैसे ही बच्चों की टीचर सीमा वृद्धाश्रम के अंदर जाती हैं तो अर्चना जी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं और भागकर उनके गले लग जाती हैं। 5 मिनट तक ऐसे ही गले से चिपक कर रोती रहती हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी दादी वृद्धाश्रम में रहती हैं। मैंने मम्मी पापा से पूछा था तो वह कहते थे कि तुम्हारी दादी किसी रिश्तेदार के घर में रह रही हैं, वह अपनी मर्जी से गई हैं हम सबको छोड़कर। लेकिन कभी यह नहीं बताया कि वह आपको इधर छोड़कर गए हैं। दादी भी अपनी बूढ़ी आंखों से अपनी पोती सीमा को देखती है और देखते ही अपनी पोती को पहचान जाती हैं और खूब फूट फूट कर अपनी पोती के साथ रोती हैं। दादी आप इधर कैसे आईं? मम्मी पापा ने इधर आपको कब भेज दिया था? मैं तो पढ़ाई के लिए इस शहर से दूर दूसरे शहर में चली गई थी और जब कभी साल में 1 या 2 बार घर आई थी तो आप मुझे घर पर नहीं मिलती थी। मैं मम्मी पापा से बार बार पूछती थी दादी कहाँ हैं, पर दादी घर में क्यों नहीं दिख रही हैं। कभी चाचा के घर गई हैं और कोई मुझे आपसे बात भी नहीं करने देता था। मुझे लगता था दादी मुझे छोड़कर क्यों चली गई। लेकिन आप तो किसी भी चाचा के इधर नहीं,
आप तो वृद्धाश्रम में हैं। बेटा, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था। तुम तो जानती हो तुम्हारी मम्मी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और पापा भी मम्मी की बात को ही सुनते थे। जब तक तुम थी तब तक उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम मुझे कहीं जाने नहीं देती थी। लेकिन जैसे ही मम्मी पापा ने तुम्हें पढ़ने के लिए दूसरे शहर में भेजा तो कुछ दिन बाद ही उन्होंने हमारा भी सामान पैक कर दिया और बोले, चलो तुम्हें हम वृद्धाश्रम छोड़कर आएंगे। हम दोनों ही सुबह सुबह दुकान पर निकल जाते हैं। हमारा बिजनेस का काम है। हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम आपकी देखभाल कर सके। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हम दुकान पर बैठते हैं, तो हम तुम्हारी देखभाल कैसे कर पाएंगे। मैंने तुम्हारे मम्मी पापा के आगे बहुत हाथ पैर जोड़े कि मुझे वृद्धाश्रम मत छोड़ो, मुझे इसी घर में रहने दो। मैं तो पूरी ज़िंदगी इसी घर में रही हूँ, तो वह मरने भी इसी घर में दो। जानती हो, मैं इसी घर में तेरे पिताजी के साथ ब्याह कर आई थी, तब मुझे इस घर से अलग ना करो। तुम्हारे पिताजी ने मुझे छोड़कर चले ही गए हैं। मुझे मेरे घर से अलग मत करो। मेरी आंखों में आंसू भरे हुए थे, पर मेरे बेटे बहू ने मुझ पर जरा सी भी दया नहीं दिखाई और छोड़कर चले गए। सीमा दादी की बात सुनकर के बहुत रोती है और अपने अतीत में जाती है, जब वह अपनी दादी के साथ अपने मम्मी पापा के घर में रहती थी। कैसे वह दादी के साथ खेलती थी, दादी के साथ साथ हाथ पकड़कर पार्क में घूमने जाती थी। उसकी दादी उससे बहुत प्यार करती थी। मम्मी पापा के पास तो इतना समय ही नहीं हो पाता था कि वह मुझे टाइम दे पाते। सुबह से लेकर रात तक वह अपने बिजनेस को ही संभालते रहते थे। मेरे पास तो किसी के लिए समय ही नहीं था। मेरा ज़्यादातर समय दादी के साथ ही व्यतीत होता था और मुझे अपनी दादी के साथ बहुत अच्छा लगता था। एक दिन की बात है, मैं स्कूल जाने के लिए तैयार थी। मम्मी ने मुझे टिफ़िन में 2 रोटी और लौकी की सब्ज़ी पैक कर दी। मैंने मम्मी से कहा, मुझे लौकी की सब्ज़ी पसंद नहीं है, आप मुझे आलू की सब्ज़ी बना दो। तो मम्मी ने गुस्से में कहा, मेरे पास इतना समय नहीं जो बन गया। मेरा स्कूल घर के बहुत पास ही था। मैं टिफ़िन ले कर के स्कूल चली जाती और मम्मी पापा भी अपनी दुकान पर चले जाते। यह बात दादी सुन लेती हैं। जब हमारे लंच का समय होता है स्कूल में, तो हमारी टीचर बुलाती है और कहती है कि यह टिफ़िन कोई दे गया है। जब मैं उसको खोल कर देखती हूँ तो दादी ने मेरे लिए आलू की सब्ज़ी बना कर के भेजी है और साथ ही साथ दादी ने बाज़ार से खरीद करके रबड़ी और समोसे भी भेज दी, क्योंकि दादी जानती थी मुझे समोसे और रबड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। जिसको देखकर शाम को जब मम्मी वापस आईं और उन्होंने मेरा टिफ़िन देखा तो मेरे टिफ़िन में तो रबड़ी और समोसे थोड़े से बच गए थे। तो उन्होंने मुझे डांट कर पूछा, यह रबड़ी और समोसे कहाँ से आए? और वह समझ गई कहाँ से आए और वह यह दादी ने भेजे होंगे। और मम्मी ने दादी के कमरे में जाकर उनको बहुत उल्टा सीधा सुनाया। मेरे पीठ पीछे तुम सीमा को बिगाड़ रही हो, कुछ अच्छा तो सिखा नहीं सकती हो और बेटी को भी गलत चीज़ खाने की आदत डाल रही हो। और वह सीमा को 2 थप्पड़ लगा देती है। मम्मी दूसरे दिन पापा से बात करती है कि सीमा को हम इस घर में नहीं रख सकते हैं, इसलिए हम सीमा को बाहर पढ़ने के लिए भेज देंगे, क्योंकि यह घर में ठीक से पढ़ती भी नहीं है और मेरा एडमिशन एक शहर से दूसरे शहर में कर दिया जाता है, जहाँ से मैं साल में 1 या 2 ही बार घर आ पाती थी। जब भी घर आई थी तो मुझे घर पर दादी नहीं मिलती थी। मैं मम्मी पापा से बार बार पूछती थी। वह यह कह देते थे कि वह चाचा के घर गई हैं। चाचा के घर मुझे किसी से बात नहीं करने देते थे। पुरानी बातें याद करते करते सीमा की आँखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। तभी
टीचर टीचर आप रो क्यों रही हो? कुछ बच्चे सीमा को पूछने लगते हैं तो सीमा अपने अतीत से बाहर आती हैं, अपने आंसुओं को पोंछती हैं, अपनी दादी के पास बहुत देर तक बैठी रहती हैं, बातें करती रहती हैं, दादी के सुख दुख की बातें सुनती रहती हैं। उस दिन तो सीमा बच्चों को लेकर के वापस स्कूल चली जाती हैं, लेकिन वह दादी को वादा करके जाती हैं कि जल्दी ही वह वापस आएंगी और आपको उस घर में वापस भी ले जाएंगी जो आपका है, जो दादा जी ने बनाया था और जो बिजनेस पापा और मम्मी संभाल रहे हैं वह भी दादा जी ने ही शुरू किया था। वह अपनी पोती से मिलने के बाद तो अर्चना जी की बूढ़ी हड्डियों में जान आ गई थी, उनकी तबीयत भी ठीक हो गई। सीमा वकील को लेकर आश्रम पहुंचती है, वृद्धाश्रम के मैनेजर के साथ एक नोटिस तैयार करवाती है और अपने मम्मी पापा के पास भिजवा देती है। जब मम्मी पापा के पास वह नोटिस पहुंचता है और वह उसको पढ़ते हैं तो दोनों के पैरों से ही ज़मीन निकल जाती है, सर पर आसमान टूट पड़ता है। दोनों के हाथ पैर उस नोटिस को पढ़कर कांपने लगते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि आखिर यह नोटिस किसने भेजा। उस नोटिस में साफ साफ लिखा था कि जिस घर में आप रह रहे हैं वह अर्चना जी के पति देश राज जी का है और जिस दुकान को आप चला रहे हैं वह देश राज जी के नाम ही है। उस दुकान को आप जल्दी से जल्दी खाली कर दीजिए और घर को भी आप जल्दी से जल्दी 10 दिन में खाली कर दीजिए। सीमा की माँ नोटिस भेजने वाले वकील को फ़ोन लगाकर पूछती है कि यह नोटिस उन्हें किसने भेजा है और किसके कहने पर तुमने यह नोटिस मुझे भेजा है। तुम मुझे उसका नाम बताओ। यह मेरा घर है, मेरी दुकान। और वह फ़ोन काट देता है। शाम को सीमा अपने घर वापस आई है और अपने माता पिता के चेहरे को देखकर समझ जाती है कि उन्होंने नोटिस पढ़ लिया है, लेकिन वह उनको कुछ भी नहीं बताती। इतने पर भी सीमा के माता पिता 10 दिन में ना ही घर को खाली करते हैं और ना ही दुकान को, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह तो उनके पिता की प्रॉपर्टी है, उनके माँ बाप का घर है, उन्हें अपने ही घर से कौन निकाल सकता है। और वह तो अर्चना जी के बारे में तो सोच ही नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी माँ तो इतनी बुरी नहीं है। 10 दिन के बाद सीमा अपनी दादी, वकील और 2 पुलिस वालों को लेकर के घर पहुंच जाती है। जब सीमा के माता पिता अपनी माँ को पुलिस और वकील के साथ देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। सीमा के पापा गुस्सा करते हुए कहते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, यह क्या बचकाना हरकतें कर रही हो, मुझे मेरे घर से निकाल रही हो। सीमा कहती है, नहीं पापा, मैं आपको आपके घर से नहीं निकाल रही हूँ, आपको दादी और बाबा के घर से निकाल रही हूँ। जिस तरह से आपने दादी को उनके घर से निकाला था, उन्हें निकालने से पहले आप लोगों ने उनके बारे में नहीं सोचा। शायद आप लोग यह बात भूल गए थे कि यह घर अभी दादी का है। दादी जी का दादा जी की प्रॉपर्टी की पूरी हकदार हैं। आपसे पहले दादी का हक है इस घर पर और इस दुकान पर, और दादी के बिना मर्जी के आप इस घर में और दुकान में नहीं रह सकते हैं। बहू बेटा जब बात को बिगड़ते देखते हैं तो फटाफट से जा कर के अपनी माँ के पैर पकड़ लेते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं। अब आप इसी घर में आकर के रहो, हम सब आपके साथ ही रहेंगे। लेकिन माँ कहती है, बेटा जब मैंने तुमसे बोला था, हाथ पैर जोड़े थे कि मुझे वृद्ध आश्रम मत भेजो, तब तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। क्या मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। तुमने मुझे मेरे घर से नहीं, मेरी आत्मा से ही अलग कर दिया। ना खाना बना सकती थी, ना मन का पहन सकती थी। अपने ही घर में बहुत सारे बंधन
लगा दिए थे तुम दोनों ने। तुम लोग शादी विवाह में जाते थे, किसी शादी फंक्शन में जाते थे तो मुझे घर पर छोड़ जाते थे और घर में बाहर से ताला लगा कर जाते थे। हर जगह तुमने मुझे ले जाना छोड़ दिया था, मेरी ज़िंदगी को नरक बना दिया। मेरे बेटे होते हुए भी तुमने मुझे परायों की तरह रखा, मेरे साथ परायों की तरह व्यवहार किया। लेकिन हाँ बेटा, मैं तुम्हारी तरह कठोर नहीं। तुमने मेरे साथ इतना गलत व्यवहार किया, तब भी मैं तुम्हें इस तरह से बर्बाद होते हुए या सड़क पर आते हुए नहीं देख सकती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें दुकान देती हूँ, तुम दुकान से अपना खर्चा पानी चलाओ और कहीं किराए से जा कर के रहो। घर पर तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रखूँगी। इस घर में मैं और मेरी पोती रहेगी। तुम दोनों इस घर से निकल जाओ, क्योंकि कहते हैं माता कुमाता कभी नहीं होती है। इस तरह से सीमा के माता पिता को घर खाली करना पड़ता है। अब उस घर में सीमा और उसकी दादी रहती हैं और सीमा दोबारा से दादी के साथ अपना बचपन जीना चाहती है। सीमा रोज़ स्कूल जाती और स्कूल से लौटकर जब आती तब अपनी दादी के साथ घंटों बैठकर बातें किया करती थी, उन्हें खुश रखने की कोशिश करती थी। लेकिन अर्चना जी को रह रहकर अपने बेटे और बहू की करी गई करतूतें याद आती थी और वह दुखी हो जाया करती थी। एक दिन सीमा उन्हें वृद्धाश्रम में ले गई। वहाँ उनकी वही सहेली मिली। तब सीमा ने उनसे कहा कि आप भी चलकर मेरे घर में ही रहिए, जिससे आप और मेरी दादी एक साथ रहेंगी तो हंसेंगी, बोलेंगी, बतियाएंगी, तो इससे आप दोनों का समय अच्छे से कट जाएगा। यह बात अर्चना जी को भी अच्छी लगी और वह अपनी सहेली को भी अपने घर ले आई। तब से तीनों साथ ही रहती थी। अब धीरे धीरे अर्चना जी भी खुश रहने लगी थी। तो दोस्तों, सीमा ने अपने माँ बाप के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन की बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।